Today we are going to discuss chapter number 19 atomic spectra. Atomic spectra के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर जो बुक के एंड पर मौजूद है. क्वेश्चन नंबर 1, why does the spectrum of hydrogen consist of many lines even though a hydrogen atom has only a single electron? हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें बहुत ज़्यादा लाइन्स आती हैं. ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन तो एक है लेकिन उसके जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इनफाइनाइट है. तो जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके एक्साइट होकर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है तो जब वो वापस आता है तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आ जाता. वो क्या करता है, अगर वो 7वें में गया एग्जांपल ले लें तो वो पहले 5वें में जाएगा, 5वें से तीसरे में, तीसरे से पहले में, या 7वें से छठे में, छठे से दूसरे में, दूसरे से पहले में. तो जब वो इतनी ज़्यादा जंपिंग करता है तो हर जंप में वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करता है. तो इस वजह से जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट लाइंस बनती हैं. तो इसलिए हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन तो एक होता है लेकिन उसके अंदर लाइंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं. क्वेश्चन नंबर 2, suppose that the electron in a hydrogen atom obeyed classical mechanics rather than quantum mechanics. What would such a hypothetical atom emit a continuous spectrum rather than the observed line spectrum? यानी अगर हम कंसिडर कर लें कि क्वांटम मैकेनिक्स की बजाय जो एटम है, हाइड्रोजन एटम है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे करता है, तो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम की जगह कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बनेगा? क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं कि जो भी चीज़ एक्सेलरेट हो रही है या मूव कर रही है वो कॉन्टीन्यूसली आपके पास वेव एमिट करेगी, और अगर वो कॉन्टीन्यूसली वेव एमिट करती रहेगी तो हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, क्योंकि उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली वेव एमिट होती जा रही है. उसमें कोई डिस्क्रीट नहीं है कि आपके पास जंप करके ऊपर से जाएगा वापस आएगा. उसमें कॉन्टीन्यूसली एमिशन की वजह से एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा जबकि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा. Question number 3, can the electron in the ground state of hydrogen atom absorb a photon of energy less than 13.6 electron volt? B, greater than 13.6 electron volt. Explain. मतलब ये कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम है क्या वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी और ज़्यादा एनर्जी का प्रोटॉन अब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता? वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का भी अब्जॉर्ब कर सकता है और ज़्यादा का भी अब्जॉर्ब कर सकता है. फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि कम से कम जो आयनाइजेशन एनर्जी उसको चाहिए वो चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पहले जब वो लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अब्जॉर्ब करेगा तो वो आयोनाइज नहीं होगा, लेकिन जब वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी का फोटोन अब्जॉर्ब करेगा तो वो आयोनाइज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू सॉलिड गिव राइज टू कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वाइल हॉट गैसेस गिव राइज टू लाइन स्पेक्ट्रम? हमारे पास जो सॉलिड में एटम एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और उनके बैंड जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूस बैंड ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं. इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करते हैं तो वो जब वो ट्रांजिशन करने के बाद वापस आते हैं तो जो फ्रिक्वेंसीज एमिट करते हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं, उनमें बहुत कम गैप होता है. तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक फॉर्म बनती है. जबकि आपके पास जो गैसेस हैं, गैसेस एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं और उनके जो गैप होते हैं वो उनके दरमियान डिस्क्रीट गैप यानी बहुत ज़्यादा गैप होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आपके पास ट्रांजिशन होने के बाद स्पेक्ट्रम बनता है वो एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम बनता है. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेज़र लाइट एंड लाइट फ्रॉम इनकैंडिसेंट लैम्प. लैम्प से निकलने वाली लाइट और लेज़र लाइट में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहला फ़र्क ये होता है कि लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है, इसके अंदर सिर्फ सिंगल वेवलेंथ होती है, जबकि आपके पास ऑर्डिनरी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, उसमें तमाम वेवलेंथ होती है. दूसरा फ़र्क यह है कि लेज़र लाइट कोहेरेंट होती है और जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो कोहेरेंट नहीं होती. तीसरा फ़र्क यह है कि लेज़र लाइट यूनिडायरेक्शनल होती है, वो एक डायरेक्शन में जाती है, स्प्रेड नहीं होती, जबकि आपके पास जो आम बल्ब की लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है. और जो लेज़र लाइट होती है वो ज़्यादा इंटेंस होती है, जबकि ऑर्डिनरी लाइट इतनी इंटेंस यानी उसके अंदर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन नहीं होते. क्वेश्चन नंबर 6, वाई बोहर एक्सटेंडेड क्वांटम थ्योरी टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? बोहर ने क्वांटम थ्योरी क्यों यूज़ की स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बयान करने के लिए, क्लासिकल थ्योरी क्यों नहीं यूज़ की? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी इस बात को बताने के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड का मतलब है रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एनर्जी क्यों रेडिएट नहीं कर रहा.
क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो एनर्जी रिलीज करेगी। और दूसरा ये मसला आया था कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है, ऑर्बिट का कोई साइज मैटर नहीं करता। लेकिन जब हम ऑर्बिट्स को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्बिट हमारे लिए काबिल कबूल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाई 2 पाई। h का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट, यानी हम जिसे कहते हैं mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो इसलिए बोहर ने क्लासिकल थ्योरी की जगह क्वांटम थ्योरी को यूज करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई हीलियम हैज लार्जर आयोनाइजेशन एनर्जी देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, जबकि हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है तो उसका मतलब है उनके जो दरमियान बॉन्ड एनर्जी या जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में, वो ज़्यादा है। तो जब अगर हीलियम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को, यानी उनको निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। इस वजह से हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरे कैन एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस एंड एक्सरे कैन बी डिफ्रैक्टेड। कमेंट। क्या एक्सरेज मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा सकती हैं और एक्सरेज क्या डिफ्रैक्ट होती हैं? कमेंट करेंगे। एक्सरेज आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा सकती हैं सरफेस से, जी इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकती हैं। इस तौर पर ये आपके पास एज अ पार्टिकल बिहेव करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराती हैं तो वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती हैं। और एक्सरे जब किसी भी क्रिस्टल के ऊपर गिरती हैं या क्रिस्टल के ऊपर आप इनको स्ट्राइक कराते हैं तो ये डिफ्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे एक्सरेज आपके पास वेव नेचर शो करती हैं। इससे हमें ये पता लगा कि एक्सरेज के भी दूसरी वेव की तरह डुअल नेचर है, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। क्वेश्चन नंबर 9, why X-rays have different properties from light even though both originate from orbital transition of electron in excited atom। एटम के एक्साइट होने से ही एक्सरेज भी जनरेट होती हैं और आपके पास लाइट भी जनरेट होती हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, प्रॉपर्टीज में फ़र्क क्यों आता है? एक्सरेज जो जनरेट होती हैं वो इनर शेल ट्रांजिशन से होती हैं, यानी आपके पास आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि आपके पास जो इनर शेल्स हैं, यानी जो अंदर वाले शेल्स हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने की वजह से प्रोडक्शन जो होती है रेज की वो कहलाती है एक्सरेज। तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ज़्यादा होती है, जबकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी इस वजह से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि दूसरे हाथ पर जो दूसरी लाइट्स होती हैं, ऑर्डिनरी लाइट्स, वो आपके पास जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एक्साइट होने से होती है। और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, और लूजली बाउंड होने से जिसकी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी भी कम होती है और उनकी पेनिट्रेशन पावर भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट दैट लेजर बीम इज कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक एंड पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही पता नहीं होता कि कोहेरेंट क्या चीज़ होती है, मोनोक्रोमेटिक क्या होती है और पैरेलल क्या होती है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि जितनी भी वेव्स एमिट हो रही हैं उन सब का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है कि जितनी भी वेव जनरेट हो रही हैं उन सब की जो वेव लेंथ होगी वो सेम होगी। और पैरेलल मींस जो आपके पास वेव एमिट हो रही हैं लेज़र लाइट की वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, वो किसी डायरेक्शन में यानी फैलेंगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर लेज़र नाइफ्स। लेज़र नाइफ्स क्या होती है? हाईली इंटेंस और थिन बीम ऑफ लेज़र जो कि कटिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होती हैं, शीट्स को काटने के लिए, मटेरियल को काटने के लिए, उनको हम लेज़र नाइफ्स कहते हैं। लेज़र नाइफ सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं होती, ये मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मेडिकल में आपने जब किसी की सर्जरी करनी होती है और यानी स्टोन्स को रिमूव करना होता है, वो जो पथरी नहीं होती उसको तोड़ने के लिए आपके पास इस लेज़र को यूज़ किया जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है लेज़र नाइफ का। और आजकल जो आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं वो भी लेज़र की मदद से हो रहे हैं कि वो जो आंखें जो शरियानें बंद हो जाती हैं आंखों की, तो शरियानें यानी रगें जो बंद हो जाती हैं उनको खोलने के लिए भी आप लेज़र को यूटिलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वी कैन नॉट सी एटम। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास जो एटम को हम क्यों नहीं देख सकते? एटम का साइज बहुत छोटा है,
10⁻⁻10 मीटर। और इसको यूज़ करने के लिए हम जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें हमें वो लाइट की वो वेवलेंथ चाहिए जो 10⁻⁻10 मीटर हो, तब हम एटम को देख सकते हैं। तो हम आम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी एटम को नहीं देख सकते। क्यों? हमारे पास कोई भी लाइट इतनी छोटी वेवलेंथ की मौजूद नहीं है कि एटम को अभी तक देखा जा सकता हो। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेंट बाय ब्रेकिंग रेडिएशन? ब्रेकिंग रेडिएशन से क्या मुराद है? द रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू द डीसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ब्रेकिंग रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन के डीसेलरेट होने से जो रेडिएशन एमिट होती है उन्हें ब्रेकिंग रेडिएशन कहा जाता है। अगर हैवी एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो हैवी एटम से आपके पास हैवी एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद है आउटर मोस्ट शेल्स, इनर शेल्स के अंदर। उन एटम और इन एटम के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। इस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट होना शुरू हो जाएंगे। अब जब वो डीसेलरेट होंगे तो वो उनकी एनर्जी कम होने लग जाएगी, और एनर्जी कम कैसे होगी? वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे? रेडिएट करेंगे, यानी एमिट करेंगे। तो जो रेडिएशन उस वक्त एमिट होंगी वो रेडिएशन आपके पास कहलाती हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ऑप्टिकल पंपिंग? ये जो ऑप्टिकल पंपिंग है ये ज़्यादातर लेज़र लाइट प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे यूज़ होता है वर्ड। इसका मतलब आपके पास ये होता है कि हमारे पास फोटॉन्स कुछ स्पेसिफिक एनर्जी के यूज़ किए जाते हैं एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। तो वो आपके पास कहलाती है ऑप्टिकल पंपिंग। इसमें आपके पास होता ये है कि जब हम लेज़र लाइट के अंदर प्रोड्यूस कराना चाहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम एक ही स्पेसिफिक एनर्जी के फोटोन देते हैं। उस स्पेसिफिक एनर्जी के फोटोन ज़्यादा एटम्स को एक्साइट करते हैं, और वो जब ज़्यादा एटम एकदम डी एक्साइट होते हैं तो बहुत ज़्यादा सेम फोटॉन्स एमिट होते हैं जिनकी सेम वेवलेंथ होती है, तो वहाँ पे लेज़र लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये आपके पास ऑप्टिकल पंपिंग का वर्ड ज़्यादातर लेज़र लाइट में पॉपुलेशन इन्वर्जन को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। इस चैप्टर के अंदर एक ही चेक पॉइंट क्वेश्चन है, और वो है विच पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल इज जस्टिफाइड बाय डी ब्रोगली? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2π, जिसको हम mvr इक्वल टू nh/2π लिखते हैं। ये जो पोस्टुलेट था बोहर का, ये जस्टिफाई होता है डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से, जिसमें उसने प्रूफ किया था कि mvr किसके बराबर है? nh डिवाइडेड बाय 2π के।